नमस्कार दोस्तों, अद्वितीय ज्ञान चैनल की डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 17 मार्च 2023 की देश और विदेश से संबंधित प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमारी यह डेली करंट अफेयर सीरीज विभिन्न मुद्दों पर आधारित होती है, जैसे प्रमुख नियुक्तियां, वर्तमान में हो रहे युद्धाभ्यास, वर्तमान में वितरित किए गए पुरस्कार तथा विभिन्न क्षेत्रों में जारी की गई रिपोर्ट्स और इंडेक्स के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं डेली करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। आइए इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड में राज्य सरकार की नौकरी में राज्य कार्यकर्ताओं का उत्तराखंड में राज्य सरकार की नौकरी में राज्य कार्यकर्ताओं का दर्जा पाने वाले कार्यकर्ताओं को 10% क्षैतिज आरक्षण की सरकार ने मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद ने नवीन सौर नीति तथा विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 5 करोड़ प्रतिवर्ष करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान है? इसका उत्तर है नई दिल्ली। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह संघाई सहयोग संगठन, शॉर्ट में SCO, राष्ट्रों के साथ भारत के सभ्यतागत जुड़ाव पर ध्यान देने के साथ 2023 में आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, MOSPI यानी कि यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंडिया के हालिया रिकॉर्डों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? MOSPI के हालिया आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई है? इसका उत्तर होगा 6.44%। आइए दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी के 3 महीने के उच्च स्तर 6.52% से 6.44% दर्ज की गई है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार था। हालांकि लगातार दूसरे महीने के लिए मुद्रास्फीति स्तर भारतीय रिजर्व बैंक के 6% के ऊपरी सहिष्णुता स्तर से ऊपर रहा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर 2023 इवेंट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? ऑस्कर 2023 इवेंट के दौरान किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? इसका उत्तर है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। दोस्तों, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार का आयोजन हुआ है, जिसमें भारत की एक लघु फिल्म तथा एक गाने को ऑस्कर पुरस्कार मिला है। गाने का नाम नाटू नाटू है, जो कि फिल्म RRR का है, और एनिमल व्हिस्पर्स द एलिफेंट व्हिस्पर्स करके एक शॉर्ट फिल्म थी, जिसको ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। आइए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसको 7 पुरस्कार मिले हैं, इसके बारे में देखते हैं। साइंस फिक्शन कॉमेडी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने 7 पुरस्कार जीतकर ऑस्कर में अपना दबदबा बनाया। 95वें अकादमी पुरस्कार में इस फिल्म को 7 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा शामिल थे। मिशेल योह 2022 के बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीतने वाली केवल दूसरी अश्वेत महिला बन गई हैं।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस चक्रवात का क्या नाम है जिससे मालावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई है? उस चक्रवात का क्या नाम है जिससे मलावी और मोजाम्बिक में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई है? इसका उत्तर है फ्रेडी। इस चक्रवात का नाम है फ्रेडी। आइए फ्रेडी के बारे में देखते हैं। शक्तिशाली हवाओं और मूसलाधार बारिश के साथ चक्रवात फ्रेडी ने मलावी और मोजाम्बिक में 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है। अधिकारियों के अनुसार फ्रेडी रिकॉर्ड पर सबसे लंबे समय तक चलने वाला तूफान बनने की राह पर है। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी घोषणा की कि इस तूफान से 11,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेना के शीर्ष चिकित्सक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? सेना के शीर्ष चिकित्सक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? इसका उत्तर है लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने सेना के शीर्ष चिकित्सक के रूप में कार्यभार संभाला है। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने भारत के सबसे वरिष्ठ सैन्य चिकित्सक, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक, शॉर्ट में DGAFMS के रूप में पदभार संभाला है। शीर्ष पद पर पदोन्नत होने से पहले सिंह महानिदेशक चिकित्सा सेवा के रूप में कार्यरत थे। उन्हें नवंबर 2021 में राष्ट्रपति के मानद सर्जन के रूप में भी नियुक्त किया गया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गगनयान का पहला अबॉर्ट मिशन कब लॉन्च होगा? इसका उत्तर है मई 2023 में लॉन्च होगा। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान गगनयान के लिए 4 अबॉर्ट मिशनों में से पहला मई 2023 में लॉन्च किया जाएगा। पहला परीक्षण वाहन मिशन TBD-1 मई 2023 में लॉन्च होगा। इसके बाद दूसरा परीक्षण वाहन TBD-2 मिशन और गगनयान LV-M3G1 का पहला मानव रहित मिशन 2024 की पहली तिमाही में लॉन्च होगा। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल सिस्टम HLV-M3 का परीक्षण किया जा चुका है और वह योग्य पाए गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गूगल समर्थित एंथ्रोपिक ने ChatGPT प्रतिद्वंदी किस चैटबॉट को लॉन्च किया है? गूगल समर्थित एंथ्रोपिक ने ChatGPT प्रतिद्वंदी किस चैटबॉट को लॉन्च किया है? इसका उत्तर है चैटबॉट क्लॉड लॉन्च किया है। चैटबॉट क्लॉड लॉन्च किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। गूगल समर्थित एंथ्रोपिक ने अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चैटबॉट क्लॉड लॉन्च किया है। ओपन AI के पूर्व कर्मचारियों डॉरियो और डेनिएला अमोदेई ने एंथ्रोपिक की स्थापना की और इसे हाल ही में गूगल से 400 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई है। $400 मिलियन की फंडिंग प्राप्त हुई है। क्लाउड विभिन्न प्रकार के संवादात्मक और टेक्स्ट प्रोसेसिंग कार्यों में सक्षम है। यह ChatGPT जैसे ही कई काम कर सकता है, जैसे ब्लॉग पोस्ट लिखना, टेक्स्ट को सारांशित करना, ईमेल का जवाब देना, कोडिंग करना आदि। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र ने किसको पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण शॉर्ट में PFRDA का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? इसका उत्तर है दीपक मोहंती। दीपक मोहंती को PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। दीपक मोहंती को पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण शॉर्ट में PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो इस पद पर रहेंगे। इससे पहले वह 2 वर्षों के लिए PFRDA के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य यानी कि अर्थशास्त्र थे और पेंशन निधि के विनियमन की देखरेख करते थे। आइए दोस्तों PFRDA के बारे में जानते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए नियामक निकाय है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। यह 2003 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने भारत में राजदूत के रूप में किसकी पुष्टि की है? अमेरिकी सीनेट ने भारत में राजदूत के रूप में किसकी पुष्टि की है? इसका उत्तर है एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी भारत में राजदूत के रूप में नियुक्त होंगे। आइए देखते हैं
इनके बारे में विस्तृत जानकारी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी सहयोगी एरिक गारसेटी भारत में अगले अमेरिकी राजदूत होंगे। सीनेट द्वारा उनके नामांकन की पुष्टि के बाद यह घोषणा हुई है। 15 मार्च 2023 को लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर के नामांकन की पुष्टि के लिए सीनेट ने 42 वोट दिए। जनवरी 2021 से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास नई दिल्ली में कोई राजदूत नहीं है। बाइडेन ने जुलाई 2021 में गारसेटी को इस पद के लिए नामित किया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में लगातार चौथी बार आतंकवाद से प्रभावित देशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की वार्षिक रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में लगातार चौथी बार आतंकवाद से प्रभावित देशों में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। दोस्तों इस इंडेक्स में भारत का स्थान 13वां है और अफगानिस्तान चौथी बार शीर्ष पर रहा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक के बीच समझौता हुआ है? हाल ही में आरबीआई और किस बैंक के साथ समझौता हुआ? इसका उत्तर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और आरबीआई के साथ समझौता हुआ है। आइए इस समझौते के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने वित्तीय उत्पादों और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार दोनों केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्राओं का पता लगाने और सीबीयूएई के सीबीडीसी और आरबीआई के बीच अंतर संचालन की जांच करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वे द्विपक्षीय सीबीडीसी ब्रिज के प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और पायलट परीक्षण करेंगे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? फीफा के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो को फीफा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए इनके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। 16 मार्च 2023 को जियानी इन्फेंटिनो को 2027 तक के लिए फीफा अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है। इन्फेंटिनो का कोई चुनावी प्रतिद्वंदी नहीं था और वे कांग्रेस द्वारा औपचारिक वोट के बजाय एक क्लेम के जरिए जीते। वह पहली बार फरवरी 2016 फीफा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस के दौरान कार्यालय के लिए चुने गए थे और फिर जून 2019 में उन्हें फिर से चुना गया था। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? अमेरिकी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में रवि चौधरी को नियुक्त किया गया है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल के रवि चौधरी को ऊर्जा, प्रतिष्ठान और पर्यावरण के लिए वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की है। चौधरी वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में सेवा देने वाले पहले भारतीय अमेरिकी होंगे। चौधरी ने 1993 और 2015 के बीच एक एक्टिव ड्यूटी वायुसेना पायलट के रूप में कार्य किया। अफगानिस्तान और इराक में कई युद्ध अभियानों का संचालन किया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा 16 मार्च। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। आइए दोस्तों इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। पृथ्वी ग्रह से पोलियो के उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 16 मार्च को भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 16 मार्च 1995 को देखा गया जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। 1978 में एक उन्नत कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसमें टाइफाइड और डीपीटी टीकाकरण यानी कि डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस शामिल थे। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिवंगत जनरल बिपिन रावत जयंती कब मनाई गई है? इसका उत्तर होगा 16 मार्च। 16 मार्च 2023 को दिवंगत जनरल बिपिन रावत की 66वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अपनी मृत्यु तक भारतीय सशस्त्र बलों के लिए पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शॉर्ट में सीडीएस के रूप में कार्य किया। उन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 97वें अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष
COAS के 26वें प्रमुख के रूप में भी कार्य किया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किसने किया है? इसका उत्तर है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बेंगलुरु में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मार्च 2023 को बेंगलुरु कर्नाटका में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन किया। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद शॉर्ट में ICAR के सहयोग से बेंगलोर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। 60 राज्य विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 2500 से अधिक छात्र ने इसमें भाग लिया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? हाल ही में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? इसका उत्तर है पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। 15 मार्च 2023 को चेलाराम मधुमेह संस्थान द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन मधुमेह की जटिलताओं के प्रबंधन, लागत प्रभावी मधुमेह देखभाल, नई प्रगति और मधुमेह प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा पर केंद्रित है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड किसने जीता है? हाल ही में प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड किसने जीता है? इसका उत्तर है हेलो उज्जीवन ऐप ने। हेलो उज्जीवन ऐप ने प्रतिष्ठित 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। आइए दोस्तों इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हेलो उज्जीवन ऐप ने मार्च 2023 में इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एजिस ग्राहम बेल अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार भारत में एक अभिनव संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एजिस स्कूल ऑफ डेटा साइंस की एक पहल है। यह भारत का पहला मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो भाषण, दृश्य और स्थानीय भाषा की सुविधाओं को सक्षम बनाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब कुछ वन लाइनर्स हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। भारत लग्जमबर्ग ने लॉन्च किया संयुक्त स्मारक डाक टिकट। आइए दोस्तों इस बारे में, भारत लग्जमबर्ग ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है। आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाते हुए भारत और लग्जमबर्ग ने 15 मार्च 2023 को एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया। भारत और लग्जमबर्ग के बीच इस्पात क्षेत्र में पुरानी साझेदारी है। लग्जमबर्ग की कंपनी पॉल वुर्थ कंपनी पिछले 20 साल से भारत में है। इससे पहले 12वीं एशिया यूरोप विदेश मंत्रियों की बैठक लग्जमबर्ग में 4 से 7 नवंबर 2015 को आयोजित की गई थी। लग्जमबर्ग एक छोटा यूरोपीय देश है जिसकी सीमा बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से लगती है। लग्जमबर्ग शहर को 1994 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसने 2013 और 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कार्य किया। इसकी जनसंख्या 6.4 लाख है। इसके प्रधानमंत्री जेवियर बेटटेल हैं। राष्ट्रभाषाएं लक्समबर्गिस, फ्रेंच और जर्मन है। इसकी मुद्रा है यूरो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए पहला रेशम कीट बीमा किस राज्य सरकार ने शुरू किया? रेशम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए पहला रेशम कीट बीमा किस राज्य सरकार ने शुरू किया? इसका उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने रेशम उत्पादकों की सुरक्षा के लिए पहला रेशम कीट बीमा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन है? इसका उत्तर है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक द्वारा जारी दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में चांगी एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है शीर्ष स्थान पर रहा, तथा भारत का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको 36वां स्थान मिला है, तथा एशिया में इसको पहला स्थान मिला है।
आइए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने छात्रों के लिए शुरू की लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड पहल। आइए दोस्तों इस पहल के बारे में देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने 15 मार्च 2023 को छात्रों के लिए लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड श्रृंखला शुरू की। पहल उन पाठ योजनाओं पर केंद्रित है जो छात्रों को निर्माण में उनके व्यवहारिक अनुप्रयोगों को समझने में मदद के लिए वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों और कानूनों का उपयोग करती है। पहल के तहत भारत भर के शैक्षणिक संस्थानों में मानक क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। आइए दोस्तों भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में जानते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, भारत सरकार के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 द्वारा स्थापित किया गया है, जो 12 अक्टूबर 2017 को लागू हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मूल वैधानिक निकाय भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 है। इसके महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर में संपन्न हुआ संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में संपन्न हुआ, जो संयुक्त भारत सिंगापुर अभ्यास है। सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन में 6 से 13 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया। अभ्यासों की श्रृंखला में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना इकाइयां और कंप्यूटर वार गेमिंग शामिल हैं। आइए दोस्तों सिंगापुर के बारे में कुछ जानते हैं। यह समुद्री दक्षिण पूर्वी एशिया में एक संप्रभु द्वीप देश और शहर राज्य है। यह एक मुख्य द्वीप 63 उपग्रह द्वीपों और द्वीपों से बना है। यह दुनिया में तीसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। 1959 में सिंगापुर ने स्वशासन प्राप्त किया और 1963 में मलेशिया के नए संघ का हिस्सा बन गया। इसकी जनसंख्या 54.5 लाख है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। प्रधानमंत्री ली सीन लुंग है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अमेरिकी सीनेट ने दी मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता। अमेरिकी सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता प्रदान की है। आइए देखते हैं इस मान्यता के बारे में। 15 मार्च 2023 को अमेरिकी सीनेट ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी और अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को खारिज कर दिया। जापान में अमेरिका के पूर्व राजदूत हैगर्टी ने चीन पर कांग्रेस के कार्यकारी आयोग के सह अध्यक्ष जेफ मार्कले के साथ सबसे पहले सीनेट में प्रस्ताव पेश किया था। आइए दोस्तों मैकमोहन रेखा के बारे में देखते हैं। मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला सम्मेलन के हिस्से के रूप में तिब्बत और ब्रिटिश राज के बीच पूर्व हिमालय क्षेत्र में उनके संबंधित क्षेत्रों को अलग करने वाली सीमांकन रेखा है। वर्तमान समय में यह चीन और भारत के बीच सीमांकन रेखा को चिन्हित करता है और इस रेखा का नाम शिमला कन्वेंशन के मुख्य वार्ताकार सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। मलावी और मोजाम्बिक में चक्रवात से लगभग 200 लोग मारे गए हैं। आइए दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और देखते हैं। सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए देखते हैं। सूर्य कुमार एक भारतीय क्रिकेटर हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज समर्थित जियो सिनेमा ने क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसका स्वामित्व वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो टीवी 18 की सहायक कंपनी है। जियो सिनेमा इंडियन प्रीमियर लीग का डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर है। सूर्या यादव का प्रबंधन राइज वर्ल्ड वाइड द्वारा किया जाता है, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी समर्थन प्राप्त है। आइए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में फूलदेई पर्व मनाया गया। आइए इसके बारे में देखते हैं। 15 मार्च 2023 को उत्तराखंड विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। बच्चों ने विधानसभा परिसर में पुष्प वर्षा की। उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में जाना जाने वाला फूलदेई एक शुभ लोक त्यौहार है, जो राज्य में बसंत ऋतु का स्वागत करता है।
यह त्यौहार हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंक ने किस भारतीय गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल सेंट्रल बैंक ने किस भारतीय गवर्नर को गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया है? इसका उत्तर है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को। दोस्तों 2015 में भारत के पूर्व आरबीआई गवर्नर को यह सम्मान दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका द्वारा कहाँ आयोजित सी ड्रैगन बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास 2023 के तीसरे संस्करण में भारत के समुद्री टोही विमान P-8L ने भाग लिया है? इसका उत्तर है गुआम द्वीप। इसमें भारत और अमेरिका के अलावा जापान, कनाडा और कोरिया गणराज्य की नौसेना ने भाग लिया है। दोस्तों 17 मार्च 2023 की प्रमुख करंट अफेयर्स यहीं पे समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।